हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 2। आज से पहले एक लेक्चर हम कर चुके हैं, उसमें काफी सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हम पढ़ चुके थे। आज की हमारी जो क्लास है उसके अंदर हम और भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो मुझे काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है ये वाला, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारी वोकैबुलरी को बहुत इंप्रूव करता है, ठीक है। और जैसे मुहावरे जब हम यूज करते हैं हमारे डेली लाइफ में तो आपको पता है थोड़ी और इंटरेस्टिंग लगता है हमारा बोलने का तरीका, राइट। तो यहाँ पर भी हम कुछ इंग्लिश के इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ रहे हैं ताकि हम और भी ज्यादा अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर पाएं और बेटर तरीके से और इंप्रेसिव तरीके से इंग्लिश बोल पाएं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला इडियम है बीट अराउंड द बुश। क्या है हमारा पहला इडियम आज का? आज का हमारा पहला इडियम है बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब होता है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। जब हम जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात ना करें, उस चीज को अवॉइड करें, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं एट दैट टाइम? व्हाट वी विल से बीट अराउंड द बुश। लाइक हम ऐसे बोल सकते हैं स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड कम टू द पॉइंट, ठीक है। कि भाई जो बकवास की बात है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको यार बंद करो बात करना और पॉइंट पर आओ, ठीक है। सो बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट इडियम है गेट योर एक्ट टुगेदर। गेट योर एक्ट टुगेदर, इसका मतलब होता है गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड डू थिंग्स इफेक्टिवली। मतलब कि यार बढ़िया व्यवस्थित तरीके से, एक इफेक्टिवली प्रभावशाली तरीके से जब आप बोलना चाहते हैं किसी को काम करने के लिए तो आप बोलेंगे गेट योर एक्ट टुगेदर, ठीक है। तो सामने वाला इंसान समझ जाएगा जब भी आप बोलेंगे कि यार क्या करना है, मुझे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इफेक्टिवली काम यहां पर करना है। नेक्स्ट है हिट द सैक। हिट द सैक, ये बहुत मजेदार है। गो टू स्लीप, तो कितना इजी है ये बोलना। अब अगर आप मान लीजिए ऐसे बोलना चाहते हैं किसी को कि गो टू स्लीप, इसकी जगह अगर आप बोलते हैं हिट द सैक तो ये इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ नया लगता है, मजा आता है, राइट। तो यूज करना सीखिए इन सभी इडियम्स को अपनी डेली लाइफ में, आपको मजा आएगा। सो बीट अराउंड द बुश मतलब क्या होता है? जब आप जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और आप इधर उधर की बकवास बातें किए जा रहे हैं। नेक्स्ट था गेट योर एक्ट टुगेदर, मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर रहे हैं और आपको बोला जा रहा है कि आप उसे ऑर्गेनाइज तरीके से करें और चीजों को और इफेक्टिवली करें। नेक्स्ट है हिट द सैक, और हिट द सैक का मतलब क्या होता है? गो टू स्लीप। ओके, नेक्स्ट स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप द बैरल, इसका क्या मतलब होता है? मेकिंग द मोस्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशंस और थिंग्स बिकॉज यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। अब स्क्रैप द बैरल का मतलब यहां समझाया गया कि कोई भी जब आपकी एक कोई भी बुरी से बुरी परिस्थिति है, ठीक है, उस परिस्थिति का भरपूर फायदा उठा लेना कि यार अब और कुछ तो बचा नहीं है, तो ये जो बचा कुछ एटलीस्ट हम ये वाला तो टाइम अपना यूज कर ले। सो मेकिंग द मोस्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन, कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन का भी ज्यादा से ज्यादा फायदा आप उठाएं, या फिर चीजों का बिकॉज यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि यार आप उस सिचुएशन का और कुछ तो कर नहीं सकते, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन, कोई भी बुरी से बुरी सिचुएशन में जब आप फंस गए हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसका जितना ज्यादा फायदा हो सके आप उतना उठाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रैप द बैरल। नेक्स्ट है बर्न योर बोट्स और ब्रिजेस। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है खुद अपनी अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं उनमें आग लगा देना, ठीक है। सो डूइंग समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू गो बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, कि आपने क्या किया, आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से ये नामुमकिन हो गया कि अब आप वापस से वहीं पर वापस आ जाए। अब कोई भी एक पुल बना हुआ है मान लो नदी के ऊपर, ठीक है, आपने नदी का पुल क्रॉस कर लिया और आपने उस ब्रिज में आग लगा दी। मतलब अब अगर आपको वापस से पुल क्रॉस करना हो या नदी के उस पार जाना हो, आप नहीं जा सकते। तो आपने क्या किया? अपने लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली जहां पर अब आप वापस से ओरिजिनल स्टेट में या वापस से उसी स्टेट में नहीं जा सकते। मतलब आप एक ऐसी बुरी परिस्थिति में फंस गए हैं कि अब देयर इज नो गोइंग बैक, ठीक है। बहुत सी बार बोलते हैं ना कि बुरी आदतों में बहुत से लोग फंस जाते हैं और अब वहां से वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है, तो हम क्या कह सकते हैं? बर्न योर बोट्स या बर्न योर ब्रिजेस, ठीक है। ब्रेक फ्रेश या फिर न्यू ग्राउंड। ब्रेक फ्रेश या फिर न्यू ग्राउंड फ्रेज का मतलब होता है
doing something that has never been done before. Break fresh, कुछ ऐसा करना जो आज से पहले कभी भी ना किया गया हो. क्या बोला गया? कुछ ऐसा करना जो आज से पहले कभी भी ना किया गया हो. उसके लिए क्या बोलेंगे? ब्रेक फ्रेश या फिर न्यू ग्राउंड. क्लियर है? नेक्स्ट, सेल लाइक हॉट केक्स. सेल लाइक हॉट केक्स, क्विक सेल आउट. अब जब कोई भी चीज मान लो आप बेचने के लिए गए हो और वो चीजें चंद सेकंडों में या मिनटों में बिक जाए, दैट मीन्स सेल लाइक हॉट केक्स. सेल लाइक हॉट केक्स. ठीक है, तो कोई भी चीज जो बहुत जल्दी बिक जाए उसे हम क्या बोलते हैं? सेल लाइक हॉट केक्स. रन अराउंड इन सर्कल्स. रन अराउंड इन सर्कल्स का मतलब होता है पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग दैट इज नॉट वर्थवाइल रिजल्ट. अपना एफर्ट, अपने प्रयास किसी एक ऐसी चीज में लगाना जो दैट इज नॉट वर्थवाइल रिजल्ट. ठीक है, जिसका आपको कोई ऐसा लायक परिणाम जो है वो नहीं मिलने वाला है. ठीक है, जिसका आपको कोई भी मतलब ऐसा इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला है. सो हम बोलते हैं रन अराउंड इन सर्कल्स. सर्कल में जब आप दौड़ेंगे तो आप दौड़ के वहीं उसी बिंदु पर वापस आ जाएंगे. तो आपने क्या किया? आप अपने एफर्ट्स लगाए, आप दौड़े, लेकिन आप घूम फिर के वहीं आ गए. बोलते ना घूम फिर के वापस आ गए. सो रन अराउंड इन सर्कल्स. ऑन क्लाउड 9, बोलते ना 9वें आसमान पर या 7वें आसमान पर है, वो क्या होता है? ऑन क्लाउड 9. बीइंग वेरी हैप्पी. जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आप क्या बोलते हैं? ऑन 9th क्लाउड. ठीक है, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे? हिंदी में हमारे बोलते हैं ना 7वें आसमान पर है यार, वो तो उसकी तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं है, वो तो 7वें आसमान पर है. दैट मीन्स he is on cloud 9. He is on cloud 9. That means he is very happy. Clear? So sell like hotcakes. Sell like hotcakes का मतलब क्या हुआ? Quick sell out. Run around in circles का मतलब क्या हुआ? Putting efforts into something that is not worthwhile results. On cloud 9 का मतलब क्या हुआ? Being very happy. Being very happy. अगला देखते हैं. In for a penny, in for a pound. In for a penny, in for a pound. मतलब that someone is intentionally investing his time or money for a particular project or task. क्या कर रहा है कि कोई इंसान जानबूझकर दे रहा है अपना समय और पैसा इन्वेस्ट कर रहा है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और टास्क. किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या पर्टिकुलर टास्क के अंदर जब हम अपना सारा टाइम और सारा पैसा दे दें, उसका क्या होता है? मतलब इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड. एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? व्हेन athlete was booming, Jim was in for a penny and in for a pound. That's how much dedicated he was. मतलब कि जब एथलेट जो है वो बूम पे था, मतलब वो बहुत ऊंचाइयों पे था. जैसे लोग अक्सर शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं ना, तो उसने बोला जब एथलेट जो है वो बूम कर रहा था, जिम जो है वो इंटेंशनली अपना टाइम और मनी उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा था और वो इतना ज्यादा डेडिकेटेड था. क्या बोला गया? उस समय वो इतना ज्यादा डेडिकेटेड था कि उसने अपना टाइम और सारा पैसा जानबूझकर उस चीज के अंदर इन्वेस्ट किया. क्लियर है? नेक्स्ट, a bird in the hand is better than two in the bush. A bird in the hand is better than two in the bush. क्या मतलब हुआ? An opportunity in hand currently is better than a prospect in the future because time never repeats itself. कि कोई एक अवसर अगर अभी आपके हाथ में है करंटली, वो ज्यादा बेहतर है देन अ प्रोस्पेक्ट इन द फ्यूचर. ठीक है भाई, फ्यूचर में अपन सोचे कि यार अभी हमारे हाथ में एक अवसर होना ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर होता है. बिकॉज टाइम नेवर रिपीट्स इटसेल्फ, क्योंकि समय जो है वो अपने आप को कभी भी दोहराता नहीं है. ठीक है, ये जो समय है, इस समय पर आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है उसका आपको तुरंत फायदा उठा लेना चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि यार बाद में करेंगे. सो द डिटेक्टिव अप्रीहेंडेड 3 criminals and saw other one running. डिटेक्टिव ने क्या किया? 3 क्रिमिनल्स को देख लिया, पकड़ लिया, एंड सॉ अनदर वन रनिंग. और एक और बंदा था जिसे उसने भागते हुए देखा.
बट डिडंट चेज हिम, लेकिन उसे पकड़ा नहीं, बिकॉज शी न्यू, क्योंकि वो जानती थी अ बर्ड इन वन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। ठीक है कि भाई एक अपॉर्चुनिटी, ये जो मैंने 3 क्रिमिनल्स पकड़ लिए हैं ये मेरे लिए अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको मुझे पकड़े रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको मैं बाद में देखूंगी। क्लियर है? नेक्स्ट, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक कहने का मतलब है दैट अ पर्सन इज सिमिलर इन बिहेवियर और एक्शंस लाइक हिज पेरेंट्स, कि जब कोई एक इंसान बिल्कुल सिमिलर होता है अपने व्यवहार में और अपने एक्शंस में, किसके सिमिलर? अपने पेरेंट्स की। तो जब कोई इंसान बिल्कुल सिमिलर होता है व्यवहार में, एक्शंस में, बोलते ना यार बिल्कुल पापा पे गया है, बिल्कुल मम्मा पे गया है, बोलते ना, दैट मीन्स चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। When grandmother saw her grandson collecting coins like her son used to do, जब दादी माँ ने देखा अपने पोते को सिक्के इकट्ठे करते हुए जैसे कि उनका खुद का बेटा करता था, she knew he was a chip of the old block. वो जानती थी कि वो कौन है, वो चिप है ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब कि वो बिल्कुल अपने पिता पर गया है, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं वो भी ऐसे ही किया करते थे। सो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या है? एक पर्सन दैट इज सिमिलर इन बिहेवियर और एक्शन, जो बिहेवियर और एक्शन में सिमिलर हो, जैसे कि उसके पेरेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू। डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू, मतलब कि ट्रीट पीपल द सेम वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। आप खुद जैसा ट्रीट होना चाहते हो, लोगों को भी वैसा ही ट्रीट करो। अगर आप चाहते हो, बोलते ना कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, तो आप खुद जैसा ट्रीट होना चाहते हो। अगर आप चाहते हो लोग आपको अच्छे से ट्रीट करें, तो आपको भी लोगों को अच्छे से ट्रीट करना होता है। तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं? एक तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ट्रीट पीपल द सेम वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, लेकिन आप बोल सकते हैं डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू। तो कैसे बोलोगे एग्जाम्पल के तौर पर? I felt Peter was a little cold today towards that homeless man. He should do unto others as he would have them do unto him, because who knows about time. क्या बोला? I felt, मुझे ये लगा, Peter was a little cold today, कि आज पीटर ना थोड़ा सा कोल्ड व्यवहार कर रहा था towards the homeless man. किसकी तरफ? एक इंसान जिसके पास घर नहीं है, उसके प्रति उसका व्यवहार बहुत बुरा था। कोल्ड मतलब उसका व्यवहार बहुत ज्यादा उसके प्रति बुरा था। तो ही शुड डू अनटू अदर्स एज ही वुड हैव देम डू अनटू हिम, कि उसे दूसरे लोगों के साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करना चाहिए जैसा वो चाहता है कि उसके साथ हो। बिकॉज हु नोज अबाउट टाइम, क्योंकि समय का किसी को नहीं पता। आज वो बेघर है, हो सकता है कल को तुम भी बेघर हो। ठीक है, और क्या तुम चाहोगे फिर कि लोग तुम्हारे साथ इस प्रकार का व्यवहार, कोल्ड व्यवहार करें जिस प्रकार का तुम लोगों के साथ करते हो? राइट? Don't cry over spilt milk. Don't cry over spilt milk. मतलब कि जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में रोकर कोई फायदा नहीं। Don't cry over what has happened as it cannot be fixed. कि हमें उस चीज पर रोना नहीं चाहिए जो हो चुका है, क्योंकि अब उसको सही नहीं किया जा सकता। Right? Walter failed his examination, but his dad came and said just one thing. Son, don't cry over spilt milk. वॉल्टर जो है वो अपने एग्जामिनेशंस में फेल हो गया, लेकिन उसके पिता आए और उन्होंने केवल एक चीज कही कि बेटा डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, कि अब जो हो गया सो हो गया, उस चीज को बदला तो नहीं जा सकता। तुम्हारे एग्जामिनेशंस हो चुके हैं, तुम उसमें फेल हो चुके हो, अब हम उस चीज को बदल नहीं सकते। लेकिन बेटर क्या होता है कि हम अपने आगे के बारे में सोचे कि आगे ऐसा ना हो। राइट? नेक्स्ट, every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. मतलब कि bad things one day eventually lead to good things. कि जो बुरी चीजें होती है ना, वो एक ना एक दिन आकर खत्म हो जाती हैं, अच्छी चीजें हमारे साथ होने लग जाती हैं। तो कहते हैं हर बुराई का एक अंत होता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। ये काफी सारी बातें हिंदी में बोली जाती हैं। So see, yesterday you were so morose as your phone was stolen. कि देखो कल तुम कितने ज्यादा उदास थे जब तुम्हारा फोन चोरी हो गया था, बट लुक एट यू टुडे, लेकिन आज देखो तुम्हें, यू गॉट अ प्रमोशन, तुम्हें एक प्रमोशन मिल गया है।
इट इज राइटली सेड दैट, बिल्कुल सही कहा गया है कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, कि बुरी चीजें बहुत सी बार कहां पर जाती हैं, अच्छी चीजों पर जाकर रुकती है। कि हो सकता है आज आपके साथ बहुत बुरा हुआ हो, लेकिन कल जो है वो आपके साथ इतना अच्छा हो कि आपको वो चीज याद भी ना रहे। क्या है, अब तो प्रमोशन हो गया, अब तो क्या फोन और क्या फोन की बात, राइट? क्लियर है? बिसाइड योरसेल्फ विद जॉय, बिसाइड योरसेल्फ विद जॉय इडियम का क्या मतलब होगा? बिसाइड योरसेल्फ विद जॉय इडियम मीन्स टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। और नाइन्थ क्लाउड का भी क्या मतलब था? टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। I can see that you are beside yourself with joy on being selected for the job. Congratulations. कह रहे मैं देख सकता हूं कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो। तो आप ये कहने की बजाय कि I can see that you are extremely happy, you should say I can see that you are beside yourself with joy. You are beside yourself with joy on being selected for the job. Congratulations. On being selected for the job. Congratulations. ठीक है? इन सारे को ना आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है? जैसे अब ये सिंपल सा था, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर थिंग या सिल्वर लाइनिंग, राइट? सो ये सब चीजें जब आप याद कर लोगे ना, तो आप इजीली अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन सभी चीजों को क्या कर पाओगे? यूज कर पाओगे। ठीक है? फेयर एंड स्क्वायर क्या है नेक्स्ट इडियम? फेयर एंड स्क्वायर मीन बीइंग डायरेक्ट और फेयर। जब आप बिल्कुल फेयर हो किसी भी चीज को लेकर, कोई भी बायसनेस आप नहीं दिखा रहे हो, ठीक है? भेदभाव नहीं कर रहे हो। टू टेल यू फेयर एंड स्क्वायर, आई डिड एवरीथिंग दैट आई वाज मेंट टू डू बट आई स्टिल फील अनफुलफिल्ड। कह रहे अगर मैं डायरेक्ट तुम्हें सीधी सीधी बात बताऊं तो आई डिड एवरीथिंग, मैंने वो सब किया, दैट आई वाज मेंट टू डू, जो मैं कर सकता था या जो मेरा काम था करना, बट आई स्टिल फील अनफुलफिल्ड, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि यार मैं पूरे तरीके से ना सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है? नेक्स्ट है हैविंग एन एस अप टू द स्लीव। क्या है? हैविंग एन एस अप टू द स्लीव मीन्स हैव एन एडवांटेज दैट इज करंटली बीइंग विदहेल्ड फॉर फ्यूचर पर्पसेस। कोई एक ऐसी एडवांटेज होना दैट इज करंटली बीइंग विदहेल्ड कि भाई अभी तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन बाद में फ्यूचर में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ब्रायन केप्ट क्वाइट एट द बोर्ड मीटिंग। ब्रायन जो है वो बोर्ड मीटिंग में बिल्कुल शांत रहा। Who knew he had an ace hidden up in his sleeves the whole time? किसी को क्या पता था कि उसके पास क्या है? कोई एक ऐसा एडवांटेज है that is currently being withheld, जिसे अभी तो उसने यूज नहीं किया है फॉर फ्यूचर पर्पसेस। उसने अभी क्या कर रखा है? उसको बचा कर रख रखा है फ्यूचर के लिए, कि बाद में बोलते ना यार हुक्म का इक्का, वो। अब ब्लैक शीप, अरे ये बहुत वैसा होता है कि वो कहते हैं ना कि अपनी फैमिली के नाम पर धब्बा, कोई एक ऐसा बच्चा निकल जाता है जो फैमिली का नाम बदनाम कर देता है, खराब कर देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अ ब्लैक शीप। दे डोंट टॉक अबाउट ऑलिव एनीमोर। वो अब ऑलिव के बारे में और बात नहीं करते। टर्न्स आउट ही वाज द ब्लैक शीप फॉर द फैमिली। ऐसा लगता है कि वो फैमिली के लिए क्या निकला? एक ब्लैक शीप निकला, मतलब डिसग्रेस निकला। He married someone else while he was still arranged to his fiancée. उसने किसी और से शादी कर ली जबकि वो ऑलरेडी उसका कोई एक मंगेतर था। तो उसने क्या किया? फैमिली का नाम बदनाम कर दिया। ठीक है? जब ऑलरेडी उसकी कोई फियांसे थी तो उसने कहीं और शादी क्यों की? वो पहले से ही मतलब कि शादी होने वाली थी उसकी, है ना? So a black sheep. So never be a black sheep for your family. Okay? Next, hook, line and sinker. क्या है? Hook, line and sinker. Doing something or trying to achieve something with thoroughness and passion. बोला गया कुछ भी ऐसा काम करना या किसी भी चीज को पाने की इतनी कोशिश करना with thoroughness and passion, मतलब कि पूरे जुनून के साथ। ठीक है? So hook, line एंड सिंकर, किसी भी चीज को बोलते ना हमारे यहाँ पे साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाकर, चाणक्य की नीति थी एक। सो आई हैव सेट माय माइंड टू गो थ्रू द स्प्रेडशीट्स बाय मंडे एंड आई एम वर्किंग फॉर इट, हुक लाइन एंड सिंकर। कह रहे हैं मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है
टू गो थ्रू द स्प्रेडशीट्स बाय मंडे। के जो स्प्रेडशीट्स मुझे दी गई हैं मैं पूरी अच्छे से पूरे जुनून के साथ इन्हें बढ़िया तरीके से पढ़ लूंगा एंड आई एम वर्किंग फॉर इट हुक लाइन एंड सिंकर। और इसके लिए मैं अपने पूरे जुनून से मेहनत कर रहा हूं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? पूरे जुनून के साथ मेहनत कर रहा हूं। So hook, line and sinker, doing something or trying to achieve something with thoroughness and passion. Clear है? Next, bear a grudge. क्या है next हमारा? Bear a grudge. That means to continue to feel angry or unfriendly for someone or something because of a particular past incident. कि लगातार गुस्सा फील करना या फिर अनफ्रेंडली फील करना किसी के लिए या किसी चीज के लिए, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर पास्ट इंसिडेंट की वजह से। किसकी वजह से? कोई एक पर्टिकुलर पास्ट इंसिडेंट की वजह से। तो कह रहे हैं कि गुस्सा फील करना या अनफ्रेंडली फील करना, हो सकता है पास्ट में कोई एक ऐसी चीज हुई हो। तो आप क्या बोलते हैं ना कि यार ग्रजेस क्यों रखने अपने दिल में, बोलते हैं ना हम बहुत सी बार कि ग्रजेस क्यों रखने। सो आई बियर अ ग्रज अगेंस्ट हिम फॉर नॉट टेकिंग मी इनटू कॉन्फिडेंस। कि मैं अभी भी आज उससे गुस्सा हूं, या मैं वो मेरा दोस्त नहीं है अब, या मैं अभी भी उससे गुस्सा हूं। किस वजह से? फॉर नॉट टेकिंग मी इनटू कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये बात यहां पर क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट है डाउन फॉर द काउंट, मतलब कि टायर्ड या फिर गिविंग अप। जब भी आप बहुत ज्यादा थक जाए। सो माई पेट डॉग इज डाउन फॉर द काउंट आफ्टर प्लेइंग द होल डे विद द फ्रिस्बी। कि मेरा जो पेट डॉग है वो क्या हो गया है? अब बुरे तरीके से थक गया है। तो डाउन फॉर द काउंट का यहाँ पर सही मतलब आपको समझ में आ गया कि माई पेट डॉग इज डाउन फॉर द काउंट आफ्टर प्लेइंग द होल डे विद द फ्रिस्बी। कि मेरा जो पेट डॉग है वो भाई साहब काफी थक गया है। ठीक है, easier said than done। बहुत बार बोलते हैं यार बोलना आसान होता है, करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कि यार बोलने में तो बड़ा आसान लग रहा है, करने में बड़ा मुश्किल है। बस उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? easier said than done, not as easy as it appears to be। कई चीज दिखती आसान है बहुत ज्यादा, पर यार होती बड़ी मुश्किल है ना। एग्जाम्पल लिसन, लूजिंग वेट इज easier said than done, many people lack commitment। ये तो मेरे साथ होता है यूजुअली, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपना वेट लूज करने के लिए करती रहती हूँ। कभी डाइटिंग, कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसा लगता है यार अब की बार तो मैंने जिम ज्वाइन किया ना, अब की बार तो मैं देखना। बट वो कमिटमेंट मेंटेन करके रखना। मैं 1 महीना जाती हूँ, 1.5 महीना जाती हूँ, उसके बाद फिर वापस से रेगुलर हो जाती हूँ, फिर मोटी हो जाती हूँ, जैसे अभी हुई हूँ। सो इट्स लाइक लिसन, सुनो, लूजिंग वेट इज ईजियर सेड देन डन। कि वेट कम कर लेना कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा कमिटमेंट की जरूरत होती है। गिव इट अ whirl। क्या मतलब हुआ इसका? गिव इट अ whirl। गिव इट अ whirl का मतलब हुआ टू गिव समथिंग अ ट्राई। बहुत बार बोलते हैं यार एक ट्राई तो देके देख। क्या बोलते हैं? अबे यार एक ट्राई तो देके देख, क्या पता बढ़िया बात बन जाए। सो उसको बोलते हैं गिव इट अ whirl। I am absolutely terrified of skydiving, but I think once in my life I will give it a whirl। क्या बोला गया? I am absolutely terrified कि यार मैं भयंकर डर लगता है मुझे स्काई डाइविंग से। क्यों? बट आई थिंक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जिंदगी में एक बार तो इसे ट्राई देना ही चाहिए। बोलते हैं ना यार जिस चीज से डर लगे उस चीज का जिंदगी में एक बार तो सामना करना बनता है। राइट, नेक्स्ट, फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अब फिश का कंफर्ट जोन कहाँ होता है? पानी में। बाहर निकालोगे वो तड़पने लग जाएगी। तो अगर आपको कोई चीज हासिल करनी होती है तो आपको क्या करना होता है? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। सो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। Tom felt like a fish out of water when his girlfriend took him to a Star Wars convention in LA। टॉम को कैसा फील हुआ? उसको ऐसा फील हुआ कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गया जब उसकी गर्लफ्रेंड उसको स्टार वॉर्स के कन्वेंशन में लेके गई एलए में। ठीक है, इन द फास्ट लेन। इन द फास्ट लेन मतलब अ लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट, एक ऐसी जिंदगी जो रोमांच से भरी हुई हो। When Chris turned 40, he decided to live his life in the fast lane and quit his job for his hobbies। जब क्रिस 40 साल का हुआ तो उसने निर्णय लिया कि वो अपनी जिंदगी फास्ट लेन में जिएगा, मतलब कि एक्साइटमेंट से भरी हुई जिंदगी जिएगा। बहुत साल नौकरी कर ली है एंड क्विट हिज जॉब फॉर हिज हॉबीज, और वो
अपनी हॉबीज के लिए उसने अपनी जॉब जो है वो बिल्कुल छोड़ दी। Go the extra mile. Go the extra mile means to make an extra effort. To make an extra effort. He was willing to go the extra mile for the love of his life. मिया वो किस चीज का इच्छुक था? वो एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए तैयार था अपनी प्रेमिका या अपना जो लव ऑफ द लाइफ है उसके लिए। ठीक है, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे पाके रखूंगा टाइप्स जो होता है ना, तो उसने कहा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, जो भी मुझे करना पड़े अपने प्यार को हासिल करने के लिए। क्लियर? To not see the wood for the trees. To not see the wood for the trees means to be so involved in trivial matters that you don't get the important facts. कि यार छोटे मोटे, ट्रिवियल मतलब तुच्छ कामों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना that you don't get the important facts, कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर ध्यान ना देना। So to not see the wood for the trees, कि यार पेड़ों के चक्कर में जंगल नहीं दिख रहा तुम्हें। ठीक है, He always argues on the silliest topics. वो हमेशा यार बकवास बचकानी सी चीजों पर आर्ग्यू करता रहता है। It is like he cannot see wood for the trees. ये ऐसा है मानो उसे क्या नहीं दिख रहा, उसे क्या नहीं दिख रहा है, ये तुच्छ बातें जो है वो नहीं देख रहा और उसे जो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। Lose your marbles. Lose your marbles to go insane. Lose your marble means to go insane. So see, our mailman has lost his marbles. Every day he drops Mr. Smith's mail on our door. So क्या बोला? Lose your marbles मतलब पागल हो जाना। आपको बहुत ज्यादा तेज गुस्सा है, यार ये तो गलत बात है। ठीक है, जब आपको ऐसा फील हो कि यार ये तो बहुत ज्यादा गलत है, सो पागल हो गया, तो क्या हुआ? हमारा जो मेल मैन है हैज लॉस्ट हिज मार्बल्स, उसे बड़ा ज्यादा पागल हो गया वो। कब? एवरी डे ही ड्रॉप्स मिस्टर स्मिथ्स मेल ऑन आवर डोर। हर रोज वो क्या करता? मिस्टर मेल का स्मिथ हमारे दरवाजे पर डाल जाता और अपनी इस हरकत के कारण वो पागल हो चुका था। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ मतलब कि डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व्ड, डायरेक्टली उसी पर्सन से कोई भी बात जानना या जो डायरेक्टली कोई भी पर्सन उसमें इन्वॉल्व होना, दैट मीन्स स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। Listen to the news straight from the horse's mouth. His factory burned down right in front of his eyes. कि सुनिए ये खबर किससे? उस इंसान से जो इसमें इन्वॉल्व है, उसकी फैक्ट्री जल गई उसकी आंखों के सामने। उसकी फैक्ट्री जल गई कहां? उसकी आंखों के सामने। Crying wolf. Crying wolf मतलब होता है to ask for help when you don't need it. उस समय मदद के लिए पुकार करना जब तुम्हें एक्चुअल में मदद की जरूरत ही ना हो। उस समय मदद के लिए पुकारना जब तुम्हें एक्चुअल में मदद की जरूरत ही ना हो। So you have cried wolf so many times that no one believes you now. You have cried wolf so many times that no one believes you now. तो तुम बहुत सी बार मदद के लिए पुकार चुके हो जब तुम्हें जरूरत नहीं थी, और अब जब तुम्हें सच में जरूरत है मदद की तब तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। अब जब तुम्हें सच में जरूरत है मदद की तब तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। ठीक है, हैज बिगर फिश टू फ्राई मतलब कि और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होना करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हैज मोर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डोंट बॉदर मी टुडे विद एनी कॉल्स। क्या आज मुझे कोई भी कॉल वॉल करके परेशान करने की जरूरत नहीं है। आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, दैट मीन्स मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, इंपॉर्टेंट काम हैं करने के लिए। सो हैज बिगर फिश टू फ्राई मीन्स हैव हैज मोर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू। ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस का मतलब है इन अ प्रिकैरियस और रिस्की सिचुएशन, किसी एक रिस्की सिचुएशन में होना। अगर बर्फ की परत पतली है तो रिस्क है ना डूब जाने का, तो बस वही बोला है। Andy played hooky from work for a week saying he was sick. Now his boss said that he is on very thin ice. कि जो एंडी है वो हुकी खेल रहा था from work, अपना काम छोड़ के एक हफ्ते से, ये कहकर कि वो बीमार है, और अब उसके बॉस ने कह दिया है कि बेटा अब तू रिस्क में आ चुका है।
बहुत दिन हो गए तेरे को छुट्टी मारते हुए, मजे करते हुए, गेम खेलते हुए, ठीक है, अब तो तू रिस्क में आ चुका है। पुट समथिंग ऑन आइस, पुट समथिंग ऑन आइस मतलब पुट समथिंग ऑन होल्ड, कोई भी चीज होल्ड पर डाल देना, ठीक है। सो एज पर द बॉसेस ऑर्डर, बॉस के ऑर्डर के अनुसार माइकल हैज पुट हिज पर्सनल मैटर्स ऑन आइस, माइकल ने क्या किया, अपने पर्सनल मैटर्स को आइस पर रख दिया। सो माइकल हैज पुट हिज पर्सनल मैटर्स ऑन आइस। क्लियर? सो ये थे आज के कुछ इडियम्स। अब बारी है क्विज की, और क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यू कैन से दैट अगेन, क्या होगा इसका मतलब, सोचो। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली फॉल्स, दैट्स एब्सोल्युटली या फिर नन। Next question, go back to the drawing board. That means start over, atop, stop या none. चलिए, so question number 1, you can say that again मतलब होता है that's absolutely true। अगर आपको बोलना है ये जो बात कही ना तूने बिल्कुल सही थी, तो हम उसको लिए क्या बोल सकते हैं, you can say that again। Next, go back to the drawing board। Go back to the drawing board का मतलब है start over। क्या मतलब है, start over। Clear? So idioms and phrases आज की क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये कुछ idioms and phrases हैं जो मैंने आपको घर से करने के लिए दिए हैं। अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।